फिल्म की शुरुआत। यह है मौत से भी बदतर सजा देने का तरीका। एक औरत के मुंह में जलती हुई सिगरेट ठूंस दी जाती है। जैसे ही आग जलती है, भयानक तकलीफ से उसका दम घुटने लगता है। कुछ ही पल में उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह लगभग वहीं मरने वाली थी। लेकिन मुखौटा पहने शख्स यहीं नहीं रुकता। वह फिर से जुल्म ढाता है। इस बार उसने बड़े स्पीकर से इतनी तेज आवाज छोड़ी कि औरत का कान का पर्दा फट गया, दिमाग हिल गया और वह बुरी तरह पेशाब पाखाना कर बैठी। इसके बाद उसने बिजली का डंडा उठाया और सबको जोरदार झटका दिया। कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब 6 लोग एक गुप्त कमरे में बेहोशी से जागते हैं। उनके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। आंख और मुंह पर मोटा कपड़ा चिपका हुआ है। वे न तो बोल सकते हैं, न देख सकते हैं, न हिल सकते हैं। बस सांस लेने और सुनने की क्षमता ही बची है। इसी दौरान कमरे में मुखौटा पहने शख्स की आहट सुनाई देती है। वह जेब से बिजली का डंडा निकालता है और लोहे के फ्रेम पर लगाता है। तेज करंट पूरे ढांचे में फैल जाता है। अचानक सभी के शरीर बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। पैर की उंगलियों तक अकड़ जाती हैं। जब सब लोग बेहोशी की हालत में पहुंच जाते हैं, तभी वह संतोष से बिजली बंद करता है। फिर वह एक एक करके सबकी पट्टी हटाता है और कहता है, तुम सबने दूसरों के साथ भयानक अन्याय किया है। अगर सच सच अपने अपराध कबूल करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इसके तुरंत बाद कमरे में जहरीली गैस भर जाती है और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो मुंह की पट्टियां हटी होती हैं, लेकिन उनके सिर पर लोहे की प्लेटें लगी हैं, जिससे वे इधर उधर देख नहीं पाते। गले में भारी जंजीरें कसी हुई हैं। वे केवल आवाज से अंदाजा लगाते हैं कि सभी अजनबी हैं। किसी ने एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा। तभी मुखौटा आदमी लौट आता है और चुप रहो का इशारा करता है। वह एक युवक की गर्दन पर बिजली का डंडा रखकर तेज झटका देता है। उसकी चीख के साथ बाकियों को भी करंट लगता है। फिर वह कहता है, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। डर के मारे सब अपने अपने अपराध कबूलने लगते हैं। मोटी औरत रोते हुए बताती है कि उसने गुस्से में अपनी बीमार मां पर थूक दिया था। एक आदमी मानता है कि वह शादीशुदा होते हुए भी धोखा देता रहा। दूसरी औरत कहती है कि उसने दूसरों के रिश्ते बिगाड़े और पराये मर्द फुसलाए। कोई लड़का कहता है कि वह पूरी तरह माँ बाप पर आश्रित है और उनकी कमाई बर्बाद कर चुका है। लेकिन मुखौटा आदमी इन बातों से संतुष्ट नहीं होता। वह फिर सबको बिजली से झटका देता है। इसके बाद वह कहता है, सही जवाब केवल एक है और वह सबके बीच का साझा गुनाह है। जब तक सही उत्तर नहीं मिलता, सजा मिलती रहेगी। यह कहकर वह चला जाता है। सब सोचने लगते हैं कि आखिर इन अनजान लोगों का कौन सा साझा अपराध हो सकता है, लेकिन जितना सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई समानता ही नहीं है। इसी बीच कोई सुझाव देता है कि अगर सब मिलकर जंजीरों को खींचें तो शायद फ्रेम हिल सके और वे निकल जाएं। लेकिन दूसरी तरफ कोई कहता है कि बेकार है, क्योंकि गले की जंजीरें बेहद मजबूत हैं। उसी वक्त मुखौटा आदमी फिर आता है। वह एक आदमी के पीछे जाकर उसे रहस्यमयी दवा सुंघा देता है। देखते ही देखते उसकी सांस थम जाती है और बाकी लोग डर से कांप उठते हैं। धीरे धीरे कमरे में फिर गैस भर जाती है और सभी दोबारा बेहोश हो जाते हैं। जब जागते हैं तो पाते हैं कि उनके दाहिने हाथ की जंजीरें खुल चुकी हैं। अब उनके पास थोड़ी सी आजादी है। तभी उनमें से एक को पता चलता है कि उन्हें बांधने वाला यंत्र घड़ी की सुइयों की तरह घूमता है और इसी से उनके भागने की उम्मीद बनती है। कुछ देर बाद सब लोग चकित रह जाते हैं जब छोटी में अचानक जोर जोर से चीखने लगती है। उसने अपने सामने बेहद डरावनी चीज देखी थी। दरअसल जमीन पर किसी इंसान की कटी हुई उंगली पड़ी थी, जिसमें एक बॉल पॉइंट पेन धंसा हुआ था। यह देखकर छोटा शुआई झट से पेन उठा लेता है और छुपाकर रख लेता है। उसका इरादा था कि जब मुखौटा आदमी अंदर आएगा तो उस पर हमला करेगा। थोड़ी ही देर में मुखौटा आदमी आता है और उसके सामने झुककर बैठता है। शुआई तुरंत मौका देखकर पेन उसकी गर्दन की ओर घोंप देता है, मगर मुखौटा आदमी फुर्ती से बच जाता है और पेन उसके कंधे पर लगता है। चोट गहरी नहीं होती। शुआई जानता था कि अब उसे भयंकर सजा मिलेगी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मुखौटा आदमी गुस्से में कुछ नहीं करता। इसके बजाय वह सबके पास एक एक कागज और पेन रख देता है और कहता है, अगर कोई अपने अपराध जुबान से नहीं कह पा रहा है तो उसे लिख सकता है। अब सबको समझ आता है कि इसीलिए ही उनका दायां हाथ खोला गया था। अहुआ घबराकर कहता है, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए तो मेरे माता पिता से संपर्क करो, वे तुम्हें बहुत बड़ी रकम देंगे। छोटी में भी कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे
तो ना सिर्फ पैसा मिलेगा बल्कि मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रहूंगी। लेकिन मुखौटा आदमी साफ कहता है, मुझे ना पैसे चाहिए ना औरत, मैं सिर्फ सही जवाब चाहता हूं। जो मुझे जवाब देगा वही बचेगा। जब कुछ लोग अभी भी मोल भाव करने की कोशिश करते हैं तो वह फिर से बिजली का झटका देता है और कमरे में जहरीली गैस छोड़ देता है। सब लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद सब जागते हैं। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। तभी बूढ़ा लाओ मां सबको धीरे से कहता है कि चुपचाप लेटे रहो, वरना मुखौटा आदमी तुरंत आ जाएगा। सब उसकी बात मानकर सोने का नाटक करने लगते हैं ताकि मिलकर भागने की योजना बना सकें। लेकिन तभी छोटी मे को महसूस होता है कि उसके पास से खून टपक रहा है। उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह समझ जाती है कि अहुआ अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। तभी अचानक कैमरा दिखाता है कि अहुआ के सिर पर 2 बड़े स्पीकर बंधे हैं और वह अगला शिकार बन चुका है। इसी बीच मुखौटा आदमी कमरे में घुस आता है और सबके सामने अहुआ को घसीट कर ले जाता है। लाओ मां डर के मारे उसकी मौत को साफ साफ देख लेता है। बाकी लोग भले न देख पाए हों, लेकिन सबको यकीन हो जाता है कि अहुआ मारा जा चुका है। अब कमरे में सिर्फ 4 लोग बचे थे। अगली बार कौन मरेगा और कौन बचेगा, यह रहस्य और भी डरावना हो जाता है। छोटी मेड डर के मारे टूट जाती है और रोते हुए पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुखौटा आदमी का जवाब सुनकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। लाओ मां उससे और सुराग मांगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और चला जाता है। इसके बाद फिर से कमरे में जहरीली गैस छोड़ी जाती है और इस बार शर्त रखी जाती है कि तुम सबको अपनी सबसे भयानक गलती लिखनी होगी, वरना एक और की जान जाएगी। बेहोशी से जागने के बाद इस बार मुखौटा आदमी उनके सिर पर लगी लोहे की प्लेटें हटाता है। अब सब लोग पहली बार चारों ओर की स्थिति देख पाते हैं, लेकिन छोटी मे के लिए हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। उसके मुंह में कई सिगरेटें ठूंस दी गई थीं और उन्हें गोंद से चिपका दिया गया था ताकि वह उन्हें बाहर न निकाल सके। सामने मुखौटा आदमी धीरे धीरे लाइटर जलाकर एक एक सिगरेट सुलगा देता है। पल भर में धुइयों का गुब्बार उसके फेफड़ों में भर जाता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है और देखते ही देखते वह वहीं दम तोड़ देती है। बाकी सब लोग कांपते रह जाते हैं और तभी कमरे में एक बार फिर जहरीली गैस भर जाती है। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे। वे बारी बारी से अपने अपने अपराध कबूल करने लगे। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुली तो लाओ मां ने देखा कि उसके गले की जंजीर खुल चुकी है। उसने तुरंत बाकी दोनों को जगाया और कहा, अब सिर्फ हम 3 ही बचे हैं। अगर अब भी हमने प्रतिकार नहीं किया तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई योजना बना पाते, मुखौटा आदमी फिर कमरे में घुस आया। इस बार उसके हाथ में लोहे की कीलों वाला भयंकर गदा था। वह सीधे छोटा शुआई की ओर बढ़ा। लाओ मां ने जानबूझकर उसका ध्यान बांटने के लिए चिल्लाकर कहा, तू तो बस एक कायर है जो मास्क के पीछे छिपा है। अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ और आमने सामने लड़। लेकिन मुखौटा आदमी ने उसकी एक न सुनी। उसने गदा ऊंचा उठाया और जोर से शुआई पर दे मारा। देखते ही देखते शुआई वहीं तड़प तड़प कर मर गया। अब बचे सिर्फ 2 लोग। मुखौटा आदमी उन्हें घूर रहा था कि अचानक उसका शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ दिया। लाओ मां ने हिम्मत करके पास जाकर देखा और यह सुनिश्चित किया कि वह सचमुच मर चुका है। फिर उसने धीरे धीरे मुखौटा उतारा और दंग रह गया। उस आदमी के मुंह पर भी गोंद चिपका था और होंठ पूरी तरह सील कर दिए गए थे। साथ ही उसकी जेब में एक पुरानी फोटो मिली। फोटो पर कोई साफ जानकारी नहीं थी, मगर जब लाओ मां ने चेहरा गौर से देखा तो पहचान गया। यह तो मेरा पुराना सहपाठी है जिससे सालों से कोई संपर्क नहीं हुआ था। लाओ मां हैरान रह गया। तभी उसके पास खड़ी मोटी औरत ने कहा, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, याद है मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी। लाओ मां को उसकी कोई याद नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, यह सब याद करने का वक्त नहीं है, हमें निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वह लोहे की रॉड उठाकर जंजीरों पर मारने ही वाला था कि मोटी औरत की नजर एक मोमबत्ती पर पड़ी। उसने देखा कि उसके अंदर एक चाबी छुपी थी। लाओ मां ने तुरंत मोमबत्ती बुझाई और हाथ डालकर चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और चाबी जमीन पर गिर गई। तभी मोटी औरत झपटकर चाबी उठा लेती है और सबसे पहले अपनी बेड़ियां खोल लेती है। लेकिन इसके बाद वह लाओ मां की मदद करने के बजाय दरवाजे की ओर भाग जाती है। लाओ मां हक्का बक्का रह जाता है और चिल्लाकर पूछता है, आखिर तू कर क्या रही है? तभी सच्चाई सामने आती है। मोटी औरत ठहाका लगाकर कहती है, असल में यह पूरा खेल मैकेल मैंने ही रचा है। यहां मौजूद हर इंसान हमारे मिडिल स्कूल का सहपाठी है।